हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य, सेंटेंस। तो पहले हम ये जानेंगे वाक्य क्या होता है। तो यह भाषा एवं व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। दूसरा समझिए, भाव व भावार्थ के आधार पर यह भाषा का सबसे बड़ा कहिए या सबसे छोटा कहिए का अंग होता है। अब हम जानेंगे कि वाक्य की परिभाषा तक क्या हुआ। तो शब्दों का वह सार्थक व व्यवस्थित क्रम जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या है? देखिए, एक उदाहरण है, मोहन जाता है। मोहन इसमें कर्ता हो गया। काम क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? तो जाने का काम कर रहा है। यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि मोहन जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं कि जो एक सार्थक अर्थ स्पष्ट कर रहा है। वाक्य के भेद व प्रकार अब हम जानेंगे क्या होता है। तो वाक्य के आधार पर इसको हम क्या किए हैं, 3 भागों में बांटे हैं। पहला, प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके 3 प्रकार होता है। अर्थ के आधार पर इसके 8 प्रकार होते हैं। क्रिया के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के आधार पर जो इसका प्रकार होता है उसी को हम लोग वाच्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह वाच्य जो है ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये वाक्य का ही एक भाग है। इसलिए इस वाच्य को आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको वाच्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जानिए कि ये वाच्य कुछ अलग नहीं है, ये वाक्य का ही एक भाग है। ठीक है, तो इस आधार पर, क्रिया के आधार पर ये हमारा 3 होता है वाक्य का प्रकार। अब इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग जाने प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसके आधार पर वाक्य का 3 भेद होता है: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये एक चीज है। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है? उद्देश्य हम उसे कहते हैं जो वाक्य में कर्ता होता है, वो उद्देश्य कहा जाता है। और कर्ता की जो कुछ भी विशेषता उसमें बताया गया है वो हमारा कर्ता का विस्तारक भी कहा जाता है। और ये सब हमारा उद्देश्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। कर्ता और कर्ता का विस्तारक मतलब कर्ता की जो विशेषता बताई गई, ये सब हमारा उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा वाक्य में। फिर विधेय क्या हो जाएगा? तो विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा हुआ शब्द है वाक्य में, वो सब हमारा विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। क्या क्या? तो देखिए, कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, सहायक क्रिया, ये सब कुछ हमारा कर्म के से, ये सब कुछ हमारा विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक उदाहरण ये जो है ये हमारा साधारण वाक्य का है। राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। इसमें कर्ता क्या है? राम का मित्र कौन पढ़ रहा है? राम का मित्र श्याम पढ़ रहा है। तो श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्ता की विशेषता बताया गया है कि ये क्या है? राम का मित्र, राम का मित्र है, तो इसलिए ये कर्ता का विस्तारक हो गया। ठीक है, तो कर्ता का विस्तारक और कर्ता ये दोनों हमारा उद्देश्य में आ जाएगा। विधेय तक क्या हो जाएगा? उसके बाद तो धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, ये सब कुछ हमारा विधेय में हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए, श्याम क्या कर रहा है? धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ना ये जो है ये क्रिया हो गया इसमें। और कितना पढ़ता है? ज्यादा पढ़ता है। ज्यादा क्या बता रहा है? तो क्रिया का विस्तारक शब्द हुआ है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, और क्या पढ़ता है? तो क्रिया का फल जिस पर पढ़ता है वो हमारा कर्म माना जाता है। तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक हमारा जो है वो कर्म हो जाएगा। और कैसी पुस्तकें पढ़ता है? तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो ये हमारा कर्म का विस्तारक हो जाएगा। और इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम लास्ट में है लगाएं, पढ़ता है जो है वो सहायक क्रिया का काम करता है। तो इस तरह से ये इतना बड़ा वाक्य जो दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये साधारण वाक्य। ठीक है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में साधारण वाक्य के हम और भी यहाँ पे उदाहरण देखेंगे कि देखिए कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां हमको
कंफ्यूज होता है कि ये साधारण वाक्य है, तो आज हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, राम खाना खाता है, ये तो एकदम सीधे सीधे दिया है। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या कर रहा है? तो खाना खाने का काम कर रहा है। तो ये सब हमारा विधेय में आ गया है। क्रिया कर रहा है खाने का, क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? तो कर्म हमारा उसमें खाना हो गया। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। दूसरा देखिए क्या है, राम और श्याम खाना खाते हैं। हम बोले थे आपसे कि एक उद्देश्य और एक विधेय। आप कहेंगे यहाँ पे कि दो नाम तब क्यों दिए आप? तो दो नाम का मतलब है कि जब हमारा उद्देश्य यानी कि कई करता हो, लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं वो एक हो, अर्थात विधेय उनका एक हो। खाना खाते हैं, दोनों खाना खाने का काम ही कर रहे हैं। तो कई कर्ता होने के बाद भी उनका लक्ष्य क्या है, उनका विधेय क्या है, उनका कर्म क्या है, उनकी क्रिया क्या है, तो वो खाना खाने का काम कर रहे हैं। सब एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए ये भी एक साधारण वाक्य में ही आता है कि राम और श्याम खाना खाते हैं। इसको भी साधारण वाक्य में रखते हैं कि दो से अधिक भी नाम आएंगे, लेकिन सबका कर्म क्रिया एक हो। ठीक है, तो सब एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो इसलिए एक विधेय माना जाएगा। तीसरा इसी क्रम में जानिए, श्याम पढ़ व लिख रहा है। ये भी साधारण वाक्य है। कैसे? कह देंगे कि पढ़ और लिख दो काम कर रहा है, तो नहीं। जब एक करता है अर्थात उद्देश्य एक है और वो वही करता कई काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति कई काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, तो इसको एक विधेय में मानेंगे। ठीक है, एक उद्देश्य हो गया, इसको एक विधेय, क्योंकि एक कर्ता क्या कर रहा है? वही कई काम कर रहा है, तो इसको एक विधेय में मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा साधारण वाक्य होगा। फिर देखिए, राम, श्याम और मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। यहाँ तीन नाम आ गया, तीन कर्ता आ गया और काम भी यहाँ पे पढ़ना और लिखना दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी साधारण वाक्य है। कैसे? तो जब कई कर्ता दिखाई दे, अर्थात हमारा इसमें उद्देश्य जो है, ये कई कर्ता ये उद्देश्य को लेकर क्या कर रहे हैं? पढ़ व लिख, लेकिन क्रिया जो है वो तीनों एक ही काम कर रहे हैं। तीनों पढ़ रहे हैं, तीनों लिख रहे हैं। अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो राम पढ़ व लिख रहा है, अभी जब यहाँ आपको बताए थे, श्याम पढ़ व लिख रहा है, मोहन पढ़ व लिख रहा है, तो वो साधारण वाक्य बनेगा। तो ये भी उसी तरह से हुआ कि अगर ये तीन कर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काम जो है तीनों एक काम ही कर रहे हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा तीनों का लक्ष्य एक है, तो तीनों का उद्देश्य भी एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये साधारण वाक्य हुआ। तो ये चारों स्थिति हमारे साधारण वाक्य की दिखाई दे रही है। अब संयुक्त वाक्य हम जानेंगे, संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य भी साधारण वाक्य की तरह से ही होता है। जब उसमें कई साधारण वाक्य रहते हैं और साथ में एक योजक चिन्ह रहता है, तो वही हमें क्या करता है? संयुक्त वाक्य की ओर संकेत करता है। देखिए, यहाँ हम इसको पढ़ के तब इसकी परिभाषा को समझ जाएंगे। एक से अधिक उपवाक्य हो जो साधारण हो, तब साधारण वाक्य ही रहेगा। एक से अधिक रहेगा, इसलिए उसका नाम संयुक्त है। ठीक, यह सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब कि जब उसमें कई उपवाक्य हैं, कई साधारण वाक्य हैं, अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी भी उपवाक्य को हटा देने पर शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर योजक चिन्ह इसमें क्या क्या लगा रहता है? लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, एवं, व, बल्कि, अर्थात, या अल्प विराम का चिन्ह भी लगा रहा है। कोई योजक चिन्ह नहीं है लेकिन अल्प विराम का चिन्ह लगा है, तब भी हमारा संयुक्त वाक्य ही वो बोला जाएगा। देखिए क्या है, राम पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है और श्याम लिख रहा है। ये अपने आप में साधारण वाक्य है। ये कर्ता दिखाई दे रहा है राम, और पढ़ रहा है, ये हमारा क्रिया कर रहा है, अर्थात एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। उसी तरह से मोहन एक उद्देश्य हो गया, खेलने का काम कर रहा है, ये एक विधेय हो गया। श्याम एक कर्ता उद्देश्य हो गया और लिखने का काम कर रहा है, एक विधेय। तो ये अपने आप में साधारण वाक्य तीन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को जोड़ने का काम और जो ये योजक चिन्ह है, यही बता रहा है कि ये वाक्य
संयुक्त वाक्य हैं कि एक से अधिक उपवाक्य उसके साथ हो और बीच में योजक चिन्ह या कोई विराम चिन्ह लगा हुआ है तो वो हमारा उपवाक्य मिला के संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है। तीसरा हम जानेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य हम जानेंगे क्या होता है। मिश्र शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जिसमें मिश्रित है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी क्या होते हैं, तो उस प्रधान उपवाक्य से वो आश्रित होते हैं, उसके ऊपर वो आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य में हम पढ़ें कि उसमें सब अपने आप में क्या था, साधारण था। अगर बीच से एक को हटा रहे हैं तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, एक प्रधान उपवाक्य होगा और उस उपवाक्य पर और जो हमारे उपवाक्य होंगे वो आश्रित होंगे, जो भी कहा जाएगा वो उनके विषय में ही कहा जाएगा। तो देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, बुरा न सुनो, बुरा न देखो। इस तरह से कोई भी उसमें और उपवाक्य आप जोड़ सकते हैं। ये सब हमारे उपवाक्य में चले जाएंगे। इसमें प्रधान वाक्य क्या हो गया, कर्ता क्या हो गया, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने, ये हमारा कर्ता यानी प्रधान उपवाक्य हो गया कि किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक। कहा हमारा क्रिया हो गया, क्या कहा वो उन्होंने, तो सदा सत्य बोलो, एक वाक्य बना। हिंसा मत करो, दूसरा वाक्य बना। बुरा न सुनो, तीसरा वाक्य बना। बुरा न देखो, चौथा वाक्य बना। इस तरह से कुछ भी हम उसमें और जोड़ सकते हैं। ठीक। ये सब हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। देखिए, प्रधान वाक्य क्या होगा, इसमें गांधी जी के ही बारे में बात हो रही है कि गांधी जी ने ही कहा था। ठीक है। तो ये सब हमारा, जिनका आरंभ योजक चिन्ह से होता है, ये सब हमारा आश्रित वाक्य होता है। यानी कि गांधी जी ने कहा कि क्या है, हमारा योजक चिन्ह है। ठीक है। और इसके बाद कि जो हमारे वाक्य होते हैं ये सब हमारे आश्रित वाक्य होते हैं कि जिनका आरंभ योजक चिन्ह से होता है, ये सब हमारा आश्रित वाक्य मिल जाता है। फिर देखिए, मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह क्या क्या होते हैं, इसको जानिए। इसके योजक चिन्ह होते हैं कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, जैसे जैसे, जो, जो जो, ये सब हमारे मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह हो गए। एक और उदाहरण समझेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के जो भी हमारे मुहावरा लोकोक्तियां आती हैं, ये आप समझ जाइए कि ये साधारण वाक्य भी नहीं है, ना ही संयुक्त वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य में जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जिसकी उसकी इस तरह का तुक्का वाला जब दिखाई देता है तो ये सीधे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य होता है। देखिए, ऐसे कंडीशन में जो होता है जिसकी उसकी इस तरह का तुक्का वाला शब्द होता है, इसमें जो दूसरा वाला वाक्य होता है वही प्रधान उपवाक्य माना जाता है। ठीक है। और पहला वाला या उसके पहले और भी जितने रहते हैं वो सब हमारे आश्रित में चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ अभी हमने बताया था, देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद अब जानेंगे। इसमें संज्ञा प्रधान होता है, विशेषण प्रधान होता है, या विशेषण प्रधान होता है। देखिए, कि, क्योंकि इससे जो शब्द आरंभ होगा ये हमारा संज्ञा प्रधान माना जाएगा, आश्रित। और विशेषण में जो, जिसे, जितना, जिनका, जिन्हें से जो शब्द आरंभ हो रहा है ये सब हमारा उसकी विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण में क्या होता है, जैसे जैसे, जैसे जैसे जैसे, ज्यो ज्यो ज्यो, इस तरह के शब्द जहां आरंभ होते हैं ये सब हमारा हो जाता है इसमें। तो ये देखिए, ये विशेषण में आ गया, जितना, जिनका, जिन्हें, जिन्हें, तो जिसकी उसकी, इस तरह से क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य में आ गया। और इसमें हमारा प्रधान वाक्य दूसरा वाला माना जाता है। अब इसी क्रम में हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अभी आपको बताया था कि उस आधार पे हमारे 8 भेद होते हैं। ये बहुत आसान है, आप आराम से समझ जाएंगे। कौन कौन सा है? पहला है विधानार्थक वाक्य। विधान मतलब उसका विधान है। देखिए, इसका क्या है, विधान, कि जो काम होना है वो उसका विधान है। शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जो
विधान के भाव स्पष्ट करें, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। राम चलता है, विधान है कि ये काम होना है, कि वो चलता है। चलता ये हमारा इसका विधान बता रहा है। संदेहार्थक वाक्य क्या होता है? जो संदेह, संशय और शंका की स्थिति को प्रकट करता है। ठीक है, तो शायद कोई आ रहा है, शायद मुझे जाना पड़ेगा, वहां संदेह है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य हमारा जो होता है वो संदेहार्थक वाक्य हो जाता है। तीसरा हमारा है संकेतार्थक वाक्य। इसमें हमारे शर्त के भाव, तो वो वाक्य जहां शर्त के भाव स्पष्ट हो उसको हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, संकेत किया गया है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये संकेत किया गया है। नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। चौथा हमारा है इच्छार्थक वाक्य, जहां इच्छा का भाव होता है, तो वो वाक्य जहां इच्छा का भाव प्रकट कर रहा है उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। काश मुझे नौकरी मिल जाए, काश मैं पास हो जाऊं, काश मैं कहीं घूमने जा सकूं, ये हमारी इच्छा है। ठीक है, तो इच्छा के भाव जहां स्पष्ट हो। पांचवा है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा या आदेश। तो जहां आज्ञा या आदेश के भाव स्पष्ट होते हैं वाक्य से, वो हमारा आज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है। दरवाजा बंद कर दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ये सब हमारा आदेश आज्ञार्थक में आ जाएगा। छठवां निषेधार्थक, निषेध मना के अर्थ में आपका होगा। इसमें देखिए दो स्थिति बनता है। एक है रवि घर नहीं है, यहाँ निषेध का भाव स्पष्ट हो रहा है, आप बता रहे हैं कि वो घर नहीं है। दूसरा है सड़क पर मत खेलो, यहाँ आप मना कर रहे हो, तो निषेध का अर्थ यहाँ निषेध का भाव है कि बता रहे हैं कि रवि घर नहीं है, यहाँ भी निषेध है लेकिन आप बता रहे हैं कि वो नहीं है, और यहाँ आप मना कर रहे हैं, तो ये निषेध का अर्थ हो गया, ये निषेध का भाव स्पष्ट कर रहा है। सबका आपका है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न ऐसा वाक्य जिसमें हम कोई प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो प्रश्नार्थक वाक्य हो जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, इस तरह के कोई भी प्रश्न वाले वाक्य रहेंगे वो प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएंगे। और लास्ट है विस्मय बोधक या विस्मयादर्थक वाक्य हो जाएगा। विस्मयादर्थक वाक्य, इसमें अचरज व आश्चर्य के भाव रहेंगे। जितने भी आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे अरे आप कब आए, आप यहाँ पे आश्चर्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विस्मयबोधक या विस्मयार्थक वाक्य में आ जाएगा। वाह क्या बात है, तो ये हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त की, और तीसरा अभी आपको ये बताए थे क्रिया के आधार पर जो है ये वाच्य वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यही हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए